हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हियर एंड स्वागत करते हैं आपका गुप्तास क्लासेस में। जैसे कि हमने ये प्लेटफॉर्म अभी अभी बनाया है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये चैनल अभी अभी बना है, ठीक है। और चैनल का नाम है आपका गुप्तास क्लासेस, ठीक है। और चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपनी जो वीडियोज़ हैं लाइक अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना, चाहे वो EMRS का हो, PGT या अकाउंटेंट का हो, या फिर वो हो आपका DSSB का। हालांकि DSSB में PGT कॉमर्स की वैकेंसी काफ़ी कम आती हैं, बट स्टिल सब में काम आने वाला है। लिख भी रखा है हमने, रेलेवेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, है ना। सारी टीचिंग एग्ज़ाम्स को कवर करेगा जी आपके लिए। जो भी इस पर वीडियोज़ वगैरह आएंगी, कोर्स वगैरह आएगा, और बिल्कुल ही फ्री है। लाइक आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सब्सक्राइब करके घंटी बजा देनी है। कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलें, कुछ इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था वीडियो में, उसको कवर कर लेते हैं फटाफट से, फिर दूसरी वीडियो पे जाना है हमें, है ना। चलिए, कहाँ पहुँचे हम? वर्किंग कैपिटल था, हमने कर लिया था। चलिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी को देखते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में आपने पहले पढ़ रखा होगा, क्या होती है, देखते हैं क्या है कंटिंजेंट लायबिलिटी, है ना। इट रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन। पोटेंशियल ऑब्लिगेशन लाइक, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, पहले फिर समझेंगे। दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ इवेंट, ठीक है। अब लाइक ये शब्द तो आपने सुना होगा ना, पोटेंशियल, है ना। अक्सर लोग बात कहते रहते हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, उस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। और कभी कभी ऐसा भी होता है लाइक कि टीचर कहते हैं, लाइक कि टीचर कहते हैं ना PTM में। PTM क्या है? व्हाट इज़ PTM? PTM इज़ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो इसमें टीचर अक्सर कहते हैं कि आपके बच्चे में पोटेंशियल तो है, बट वो कुछ करता नहीं है ना। पोटेंशियल तो है, बट वो कर भी सकता है अगर वो चाहे तो, है ना, बट स्टिल पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसी से कनेक्ट करके चलेंगे, मतलब उधर क्या प्रोबेबिलिटी है, लाइक कि जो भी बच्चा है, लेट सपोज एक टीचर है और वो ये बोल रही है एक आकाश नाम के बच्चे के बारे में, है ना, उसकी मॉम से। किससे बोल रही है? मॉम से। लाइक कि योर सन हैज़ पोटेंशियल बट स्टिल he is not trying, or still he is not doing as what he should do, है ना। तो कह रही है उससे कि उसमें पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल होने का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक कि अब जब उसकी शिकायत हुई तो मॉम ने कहा लाइक ओके ओके ओके, आई विल सी वाट एवर बेस्ट आई कैन डू। मॉम ने कहा कि मैं देखती हूँ, मेरे से जितना भी अच्छे से अच्छा हो पाएगा मैं देखूँगी अपने बच्चे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि पोटेंशियल है उसमें, लाइक, है ना, ठीक है। अब या तो वो बच्चा लाइक आकाश पोटेंशियल है तो अपने पोटेंशियल का यूज़ करेगा और अपनी ग्रोथ करेगा, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, लाइक जहाँ पे भी वो वीक होगा उसमें वो अपनी ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। या फिर वो वैसा कि वैसा ही रहेगा जैसा वो है, और अगली PTM का इंतज़ार करेगा, और फिर अगली PTM में फिर उसको गाली खाने को मिलेंगी अपने टीचर से, है ना। लाइक फिर से वो सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल को इस तरीके से कवर किया है ना। क्यों किया है अब देखते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल ऑब्लिगेशन है। पोटेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे ये है पोटेंशियल ऑब्लिगेशन। पोटेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे ये है
कि पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब मैंने बताया था कि ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी है, आपके ऊपर लाइक आप लीगली बाउंड हो किसी को पे करने के लिए। तो उसके साथ हमने जब पोटेंशियल को जोड़ दिया तो इसका मतलब ये कि या तो ऑब्लिगेशन श्योर शॉर्ट बन जाएगा, या तो ऑब्लिगेशन श्योर शॉर्ट बन जाएगा इन द सेंस कि या तो ऑब्लिगेशन फर्म का बन जाएगा, मतलब लाइक कि ऑब्लिगेशन मतलब उसको पे करना पड़ेगा, लाइक समथिंग द फर्म हैज़ टू पे, अगर ऑब्लिगेशन पक्का हो जाता है ना। या फिर दूसरे केस में क्या होगा, जैसे बच्चे के केस में हो रहा था, लाइक या तो वो अच्छा बन जाएगा, है ना, या फिर कहने का मतलब है ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि फर्म हैज़ टू पे समथिंग, है ना, अपनी ऑब्लिगेशन को मिटाने के लिए फर्म हैज़ टू पे समथिंग। तो यहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे हम हैज़ टू पे समथिंग, है ना। या फिर क्या होगा, ये आइदर वाला केस है, आइदर जैसे वो बच्चा था ना आकाश, या तो वो अच्छा बन जाएगा, पढ़ने लग जाएगा, या फिर अब इधर और वाला केस देखते हैं, और द फर्म एक मिनट रुकिए, पेन है, द फर्म वुड नॉट हैव टू have to pay, ठीक है। तो ये दो ही केस तो होंगे, तो इसी का मतलब है, ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा दी, तो इसी का मतलब है आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो मतलब क्या है कि ऐसी लायबिलिटी जो लायबिलिटी नहीं है अभी, वो किसी ना किसी एक इंसिडेंट पे या किसी ना किसी, क्या कह सकते हैं हम, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अगर वो सिचुएशन हो जाती है तो मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा। ऑब्लिगेशन क्रिएट होने का मतलब ही क्या है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाना। अगर मान लो वो सिचुएशन नहीं होती है तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, सिंपल सा है, ठीक है। यही सब वहाँ पे इंग्लिश में इमला लिखी हुई है ना, कुछ उसमें खास नहीं है। देखिए क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड, जो कि बन सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ इवेंट। इधर एक एग्जांपल भी दे रखा है, लाइक देखते हैं, इफ़ सप्लायर ऑफ अ बिजनेस फाइल्स अ लीगल सूट। सप्लायर कौन होता है, जिससे बिजनेस अपना सामान खरीदता है, लाइक गुड्स खरीदता है, परचेज जिससे करता है वो सप्लायर होता है। जिससे हम क्रेडिट पे, एक बिजनेस फर्म जिससे भी क्रेडिट पे माल परचेज करती है उसे हम सप्लायर कहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, उसने एक लीगल सूट फाइल कर दी है। लीगल सूट इन द सेंस हम कह सकते हैं एक केस फाइल कर दिया बिजनेस फर्म पे, ठीक है। आगे क्या है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड अ लायबिलिटी। अब उसने सिर्फ फाइल ही तो किया है अभी, तो क्या हम उसको लायबिलिटी ट्रीट कर लें कि हमें उसको पे करना पड़ेगा। लाइक हो सकता है कि गलती हमारी हो सकता है गलती उसकी भी हो, उसने हम पे झूठा केस कर दिया और झूठा शू कर दिया हो हमें पे, है ना। तो लाइक इसमें क्या है कि अभी हम उसको लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड। क्या अभी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, नहीं हुई ना अभी कोई ऑब्लिगेशन, ठीक है, सिर्फ केस ही तो फाइल किया है ना। तो अभी कोई इमीडिएटली कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं बनी। इफ़ द वर्डिक्ट, आगे क्या कह रहा है, इफ़ द वर्डिक्ट ऑफ द केस, वर्डिक्ट मतलब फाइनल जजमेंट,
जो भी फाइनल जजमेंट आएगा, इफ द वर्डिक्ट ऑफ द केस इज इन द फेवर ऑफ द सप्लायर, मान लो सप्लायर के फेवर में चला गया, सप्लायर ने जो इल्ज़ाम लगाया था वो साबित हो गया, तो क्या अब ये लाइबिलिटी बन गई? हाँ सर, अब ये लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, अब क्या है, अब ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, तो क्या हम अब इसे ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई तो क्या अब हम इसे लाइबिलिटी मान सकते हैं? यस, हम इसको लाइबिलिटी मान सकते हैं। ठीक है, हम इसको लाइबिलिटी मान सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि अब ये फाइनली जो केस का वर्डिक्ट था वो किसके फेवर में आ गया है? सप्लायर के फेवर में आ गया। ठीक है, टिल दैट इट इज़ ट्रीटेड एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और जब तक कि फाइनल कोई डिसीजन नहीं आ जाता, लाइक फाइनल कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक हम इसको क्या मान सकते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, प्लीज़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सीधी सीधी बात है यार कि हमने क्या कहा था, हमने जब पढ़ा था तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, लाइक, है ना, क्या पढ़ी थी हमने पढ़ी थी ना, इधर एक मिनट, हमने पढ़ी थी क्या? हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, मतलब पढ़ी नहीं थी, लाइक बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं देखा था, पर बैलेंस शीट का हमने थोड़ा थोड़ा देखा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखा था कि एक साइड हम क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज़, एक साइड हम लिखेंगे एसेट। ठीक, तो लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जो ऑब्लिगेशन एक फर्म को पे करनी है तो वो हम इसमें डालते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, जो भी ऑब्लिगेशन पे करनी होंगी, चाहे वो करेंट लाइबिलिटी हो, चाहे वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो। ठीक है, और हम फर्म के पास जो भी एसेट बढ़ेंगे वो इधर फर्म उसको एसेट को यहाँ पे रिकॉर्ड करती चली जाएगी। अब हमने अभी देखा कि लाइक कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी ट्रीट कर लिया। तो अब हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे भाई, तो फिर क्या मतलब हुआ फिर उसको ट्रीट करने का कंटिंजेंट लाइबिलिटी? भाई हम उसको ठीक है, या तो ये कि उसको कुछ मानो ही मत, और मान रहे हो तो रिकॉर्ड कर लो, है ना। ये कन्फ्यूज़न होगा ना कि या तो मानो मत, और मान रहे हो तो रिकॉर्ड कर लो। जस्ट बिकॉज देखो यहाँ पे बच्चों, देखो कि यहाँ पे जो है वो लाइबिलिटी लिखा हुआ है, और अभी हमने समझा कि लाइबिलिटी वो अभी बनी नहीं है, वो बन सकती है, तो इसके अंदर तो वो आने से रही, तो मतलब क्या है, वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनेगी। बट सर फिर हम क्या करेंगे उसका? अगर बैलेंस शीट के पार्ट नहीं बनेगी तो हमने फिर उसे लाइबिलिटी मान के, मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान के भी हमने क्या कर लिया? कुछ अनोखा तो नहीं कर लिया ना? नहीं, रुको, एक चीज़ है इसमें, देखते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसको हम नोट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हम उसको लाइबिलिटी ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है जिसको फर्म को पे करना है। अभी कंटिंजेंट लाइबिलिटी का अभी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है ना, कि पे करनी भी पड़ सकती है, पे नहीं भी करनी पड़ सकती है। अब नहीं करनी पड़ेगी, है ना, ये भी तो केस हो सकता है। तो उस केस में हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी को कहाँ दिखाते हैं? हम इसको दिखाते हैं अपने बट डिस्क्लोज, कहाँ दिखाते हैं? बट डिस्क्लोज बाय वे ऑफ अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हम इसको नोट में दिखा देते हैं, नोट्स बना के। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आ गया। कैपिटल पे जाने से पहले हम इसी में एक चीज़ और देखते हैं। एक चीज़, मेरा एक क्वेश्चन है, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी मान रहे थे, ठीक है, चलिए मान लिया, है ना। अब उसको हम लायबिलिटी में शो भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं है तो नहीं शो कर रहे हैं, ये भी हमने चलो मान लिया आपकी बात। हम उसको नोट्स में दिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, है ना, चलो ये भी मान लिया। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि हम इसको दिखाई क्यों रहे हैं? एक मिनट, मेरे दिमाग में एक ये क्वेश्चन है कि वाई वी आर शोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अरे दिखाओ ही मत ना, कौन कह रहा है दिखाओ? इसको दिखाओ ही मत। जब इसका एंड रिजल्ट आ जाएगा, लाइक एंड रिजल्ट आ जाएगा, एंड रिजल्ट में या तो हमको फ़ायदा होगा, आइदर वी विल मेक प्रॉफिट और आइदर वी विल मेक लॉस, है ना। तो
प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की तरह दिखा देना, लॉस होगा तो लायबिलिटी की तरह दिखा देना। क्यों सर? ये बात तो आप सही कह रहे हो कि लाइक इसको दिखाना ही क्यों है? नहीं, दिखाना है, दिखाना है, ठीक है। अब क्यों दिखाना है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। लाइक इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे एक कंसेप्ट है। लाइक एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को शो करते हैं, ठीक है। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी को शो करते हैं हम जी। सर कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। क्यों बने रहना पड़ेगा? क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर आएंगी। जो भी कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, है ना, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो क्यों हम शो करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को, कंजर्वेटिज्म क्या है, इस सब के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और बने रहने के लिए आपको बना रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। और चैनल का नाम आप सबको पता ही है, गुप्तास क्लासेस। बने रहिए, ठीक है। चलें आगे। एक ही टॉपिक में आपने 16 मिनट ले लिए, कोई बात नहीं, वक्त की भरमार है हम पे, है ना। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हम, वैसे तो ऐसा है ना। हम चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, वो इस वजह से कि चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। चलिए, कैपिटल तो सबको पता ही है क्या होती है भाई, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? इट इज़ अ अमाउंट जो कि इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, किसने? ओनर्स ने। अब जैसे आपको अपना कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए आप कहते हो ना लाइक कि यार क्या चाहिए हमको, जैसे वो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है लाइक कि आपको अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, एंटरप्रेन्योर चाहिए, कैपिटल चाहिए, है ना, होता है ना। अब उसमें ये सब चीज़ें थी ना, इकोनॉमिक्स का वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो था, है ना। तो अब क्या है कैपिटल? क्या कैपिटल? वो चीज़ है जो बिजनेस में एक ओनर लगाता है पैसा, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट। कहते हैं कि कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कैश में ही नहीं होती है, वो किसी भी चीज़ में हो सकती है। लाइक कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और कोई अदर एसेट भी हो सकता है। जो भी एक प्रोपराइटर, जो भी एक ओनर बिजनेस में लगा रहा है, मतलब, है ना, वो क्या है? वो कैपिटल है, ठीक है। अ लायबिलिटी विच इज सेटल्ड ओनली इन द इवेंट or any other asset which the proprietor or partner of a business is matched in business activity। इन बिजनेस एक्टिविटी में जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल ऑफ ओनर इज़ अ लायबिलिटी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना, 2 से 3 दफ़े बता चुका हूँ कि कैपिटल ऑफ ओनर क्या है? लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और एज पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट, है ना, फ्रॉम मैनेजमेंट। बिजनेस अलग है, मैनेजमेंट अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या ट्रीट की जाती है? लायबिलिटी विच इज़ टू बी सेटल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ द क्लोजर और ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस। मतलब वो ऐसी लायबिलिटी है बिजनेस में लगी हुई जो सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी या आपका बिजनेस वाइंड अप होगा, जब बंद होगा, लाइक जब वो नहीं चल पाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, लाइक आपका धंधा नहीं चल पा रहा है, बंद हो जाएगा, तो उसी केसेस में उसका सेटलमेंट होता है उस लायबिलिटी, उस कैपिटल का। हेंस इट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज नॉर्मल लायबिलिटी। इसको हम नॉर्मल लायबिलिटी की तरह क्लासीफाई नहीं कर सकते। अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल लायबिलिटी की तरह बोल सकते हैं। फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज़ मतलब कंपनीज़, कैपिटल इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज शेयर कैपिटल। ये सबको पता है कि यार, ये सबको पता है ना कि एक कंपनी में सिर्फ एक इंसान का तो पैसा नहीं लगा होता है ना, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना।
तो शेयर होल्डर्स के जो पैसा लगा हुआ है कंपनी में वही तो कैपिटल है, और उनकी कैपिटल को हम क्या बोल देंगे, शेयर कैपिटल बोल देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, मेरे को नहीं लगता कुछ होनी चाहिए, बहुत ईजी से कंसेप्ट है। चलिए ड्राइंग्स को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक जी वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले, लाइक कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला, है ना, कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम कहाँ पे शो करते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पहले कहीं आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, याद सब कुछ होता है, बट ऑन द एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो सब चीज़ें मतलब क्लिक नहीं हो पाती हैं कभी कभी, लाइक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ड्राइंग्स को देखते हैं। ड्राइंग्स मतलब होता है कि जब कोई, जैसे ड्राइंग्स का मतलब जैसे होता है कि लाइक कि बिजनेस, हमने पढ़ा कि लाइक बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, जो हमने पढ़ा ना अभी सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से। तो कि अब बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, तो क्या ओनर अब जब मन करे बिजनेस में से कुछ भी निकाल के अपने घर ले जा सकता है क्या? जब भी ओनर का मन करेगा, लाइक मेरा मन हो रहा है आज 1 लाख रुपए निकाल ली, फिर मन कर रहा है 2 लाख रुपए निकाल ली, फिर मन कर रहा है 5 लाख रुपए निकाल ली, तो क्या ओनर का मन ऐसा कर सकता है? क्या वो अपनी मर्जी से जब चाहे बिजनेस में से अपना पैसा निकालने लग जाए? नहीं, ऐसा नहीं चलता ना। लाइक सोल प्रोपराइटर बिजनेस है, लाइक आपकी परचूनी की दुकान है, तो आपका गल्ला रखा हुआ है, आप जब मर्जी आओ उसमें हाथ डालो निकाल लो, है ना। बट लाइक फॉर अदर बिजनेस ऐसा नहीं चलता है ना। तो ड्राइंग्स को देखते हैं, क्या है ड्राइंग। इट रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ कैश, दूसरे पेन से करेंगे, इट रिप्रेजेंट अ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट। मतलब जो हमने पढ़ा कि कैपिटल कुछ भी हो सकती है, कैपिटल में कुछ भी हो सकता है, लाइक कैपिटल में आप कैश हो सकता है, एसेट्स हो सकते हैं, है ना, और कोई अदर गुड्स हो सकता है। ऐसे ही ड्राइंग्स में भी हम किसी भी तरीके से ड्राइंग्स कर सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट विच द ओनर विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस, जो वो अपने बिजनेस से निकालता है फॉर हिज पर्सनल यूज़। इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, पर्सनल यूज़ मतलब अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। जो अगर वो कोई सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस में से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इफ़ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अ प्रोपराइटर और अ पार्टनर ऑफ अ बिजनेस इज पेड फ्रॉम द बिजनेस कैश, मतलब कि प्रोपराइटर ने क्या ले ली, अपने लिए जीवन बीमा करा लिया अपना, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, और उसका जो उसने पेमेंट किया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का हमें देना पड़ता है ना प्रीमियम, तो प्रीमियम का जो उसने पेमेंट किया है वो बिजनेस के पैसे से दे दिया, मतलब उसने गल्ले में से निकाल के दे दिया। ठीक है, तो गल्ले में से निकाल के दे दिया तो क्या है ये, हाँ वो दे सकता है क्योंकि उसकी खुद की दुकान है, बट पार्टनरशिप में देगा, है ना, तो वहाँ पे नहीं चल पाएगा ना, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। अब ड्राइंग कोई करेगा तो ओनर्स की कैपिटल तो कम होगी ना, है ना। तो ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, अब देख लेते हैं एक बार और इसको। वैसे इसको समझाने लायक है नहीं कुछ भाई। देखो एक आज मैंने देखो एक बिज़नेस चालू किया, ठीक है, मैंने डाली है, तो ये बिज़नेस है, बैलेंस शीट नहीं है, बिज़नेस है, BS बिज़नेस है ना। बिज़नेस चालू किया मैंने, डालिया जी ग्रॉसरी स्टोर डाला। ग्रॉसरी स्टोर मतलब परचूनिया की दुकान, सबको समझ में आता हो परचूनिया की दुकान क्या होती है। अरे जिसपे FMCG प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसमें मिलते हैं, लाइक सब कुछ है, डेली यूज़ के आइटम। ठीक है, तो अब मैंने डाली, अब मैंने लाइक 2 लाख रुपए से शुरुआत करी। 2 लाख रुपए से मैंने 1.5 लाख रुपए का तो क्या लिया है, मैं सामान सट्टा लिया है। सामान सट्टा मतलब गुड्स, ठीक है। और क्या किया हमने, 50 ये हमने डाल दिया चाय में, गल्ले में, लाइक पेमेंट करने के लिए, है ना। लोग आएंगे आपको पैसे देंगे तो कुछ ना कुछ बाद में खुले रुपए भी चाहिए, ठीक है। और मान लो अगर हमें को कोई सामान और ऐड ऑन करना है तो उसके लिए हमने
50,000 रुपये ऐसे ही गले में डाल रहे। गला इन द सेंस हो गया आपका मतलब एक रिज़र्व कह ले इसको, जिसमें हम पैसे रखते हैं ना, लाइक रिज़र्व, ठीक है। अब क्या हुआ लाइक कि अब मेरे को घर में कुछ ना कुछ पर्सनल चीज़ें चाहिए थी। लाइक मेरे को पता चला कि लाइक मेरा जो बेटा है, एक्चुअल में मेरा बेटा है नहीं, बट मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले रहा, मेरे बेटे की है ना, मेरे को फ़ीस जमा करनी है लाइक, है ना, और फीस है समथिंग अराउंड 5,000 रुपीज़, है ना। अब मेरे पे पैसे नहीं थे, मैं आया और मैंने क्या किया, मैंने इस रिजर्व में से, इस गले में से 5,000 रुपये निकाल लिए। इसमें से 5,000 रुपये निकाल लिए। तो अब बिजनेस इसको क्या ट्रीट करेगा, बिजनेस इसको यही तो ट्रीट करेगा कि भाई मैंने 50 नहीं डाले थे, मैंने डाले ही 45 थे। तो कहने का मतलब है इससे हम क्या कम हो जाएगी, इससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। जो हमने पैसा बिजनेस में डाला था, इन्वेस्ट किया था, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चले आगे चलते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ये लेक्चर भी 1 घंटे का ही हो जाएगा, पता नहीं क्यों मैं चीज़ों में ज़्यादा। अच्छा, कमेंट करके मेरे को बता देना कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाता हूँ, लाइक ओवर, है ना, क्योंकि मेरे को फ्लो में मैं चीज़ों में आगे बढ़ जाता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। तो मेरे को एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना, जो भी मेरे डेली मतलब देखने वाले हैं वो प्लीज़ कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, इसके ऊपर 1 मिनट देखने, कुछ रहता नहीं है। ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स के बाद है आपका नेटवर्थ। चलिए नेटवर्थ को भी देख लेते हैं, नेटवर्थ को देख लेते हैं, आइए। इट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस। नेटवर्थ का मतलब है कि टोटल एसेट में से जब आप टोटल लाइबिलिटी घटा दोगे तो जो भी फिगर आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम नेटवर्थ बोल सकते हैं। टेक्निकली दिस अमाउंट इज अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर इन द इवेंट ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। वैसे देखा जाए तो, टेक्निकली देखा जाए तो ये अमाउंट किसका होता है, ये ओनर्स का होता है। मान लो देखो, टोटल एसेट थे बिजनेस में, ठीक है, और टोटल लाइबिलिटीज थी, और कंपनी का मतलब ये समझो कि वाइंड अप हो गया, कंपनी बंद होने की कगार में, लाइक बिजनेस बंद होने की कगार में, ठीक। तो जब बिजनेस बंद होगा, ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो किसका होगा, लाइक आपने टोटल एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज़ दे दी, सारी ऑब्लिगेशन आपने ख़त्म कर दी, तो जो पैसा बचा वो किसका होगा, अल्टीमेटली वो ओनर्स का ही तो होगा, है ना, ठीक है। तो सारी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो किसका होगा, ओनर्स का होगा। दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज ओनर्स इक्विटी। तो इसको हम किसका बोलते हैं, इसको हम कभी कभी ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं। वैसे नेटवर्थ को और डिटेल में समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा FM वाला पार्ट। FM वाला पार्ट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, है ना। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम, एक और सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम इस चीज़ को और बारीकी से देखेंगे, है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एक चैप्टर और आता है आपका रेशो एनालिसिस, उसमें नेटवर्थ का बहुत यूज़ है ना। उसमें बहुत सारे रेशोज़ वगैरह निकालने में नेटवर्थ का बहुत यूज़ लिया जाता है। तो नेटवर्थ हम वहाँ पे भी एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन ए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, प्रॉफिट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी वेयर एज लॉसेज विल रिड्यूस इट। ये तो हमें भी पता है, लाइक कि जब प्रॉफिट होगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो ओनर्स की इक्विटी बढ़ेगी। जो लोगों ने पैसा लगा रखा है वो भाई लगा ही क्यों रखा है, इसीलिए तो लगा रखा है बिजनेस में उन्होंने पैसा, कि भाई उनको जब बिजनेस को जब प्रॉफिट हो तो उनकी जो इक्विटी है, उनका जो पैसा है जो लगा हुआ है वो बढ़े। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ओनर्स की इक्विटी बढ़ेगी अगर प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो ओनर्स की इक्विटी कम हो जाएगी। कैसी कैसी चीज़ें लिखी हैं बताओ, है ना, ये तो सबको ही पता है। चलिए आगे देखते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करेंट, हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो नॉन करेंट एसेट पढ़े थे, एक नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड बियॉन्ड द करेंट पीरियड एज टू सेल और डिस्पोजल, फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 ईयर। कहने का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने
करेंट पीरियड से ज़्यादा लंबे समय के लिए हमने कर रखा है, लाइक आरडी कर रखी है, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट्स कर रखे हैं आपने, मतलब 3 साल की आरडी कर दी, 5 साल की कर दी, 7 साल की कर दी, ठीक है। वैसे आरडी का मेरे को एक सच आरडी का टाइम पीरियड भी कम होता है, लेकिन 5 साल में तो फिर एफडी वाला वो आ जाता है स्कोप। तो आपने क्या कर दी, मान लो लाइक 5 साल तक की होती है मेरे ख्याल से शायद, है ना, जो भी है, बट है ना। तो मतलब एक करेंट पीरियड मतलब एक साल से ज़्यादा का अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, 1 साल से ज़्यादा का आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलें आगे करेंट इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट दैट आर बाय देयर नेचर readily realizable and are intended to be held for not more than 1 year from the date on which such investment is made। कहने का मतलब ये कि लाइक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने 1 साल से ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं कर रखा है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, करेंट इन्वेस्टमेंट। अब रेडिली रियलाइजेबल का मतलब क्या है, रेडिली रियलाइजेबल का मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं, लाइक हम भी देख लेते हैं। रेडिली रियलाइजेबल का मतलब ये यहाँ पे कि एक तो होता है आपका एफडी और आरडी, ठीक है। इनको मैच्योरिटी डेट से पहले क्या इनको मतलब लाइक तोड़ा जा सकता है, लाइक इनमें से पैसा निकाला जा सकता है। यार मैं बहुत सिंपल भाषा बोल रहा हूँ, है ना, हो सकता है आपकी कहीं और का रीज़न हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार मतलब स्टॉक को मैं कभी कभी माल बोल देता हूँ, है ना, लाइक, है ना। और मैं जैसे अब मैंने बोला एफडी को तोड़ना, ऐसी घरों में यूज़ होती है ना कि यार मैंने अपनी एफडी तोड़ दी, है ना। जनरली लाइक घर की मतलब लेडीज़ वगैरह बात करती हैं ना इस तरीके से। तो मेरे दिमाग में बस वही सब चीज़ें हैं जो नॉर्मल कोर्स में जो शब्द यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि क्या हम इसको मतलब लाइक सपोज करो जो 5 साल का पीरियड है इसका एफडी का, और हमको मतलब तीसरे साल में ही पैसा चाहिए, तो क्या हम पैसा निकाल सकते हैं, है ना, प्रावधान है। बट बहुत ही मतलब क्या है कि लाइक आपको क्या है इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा लाइक उस टाइम पे, लाइक, है ना, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ऐसा है प्रावधान। बट इसमें क्या है लाइक रिस्ट्रिक्शंस हैं, नॉर्मल कोर्स में आप नहीं निकाल सकते, है ना। बट कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट लाइक जो क्या है, जो 1 साल वाला इन्वेस्टमेंट है, करेंट ईयर वाला इन्वेस्टमेंट है ना, करंट ईयर वाला इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप देखते हो 1 साल की, मतलब बहुत से आजकल क्या है कैसे किटी टाइप की होती हैं, लाइक किटी टाइप की होती हैं। और शायद आप देखते हो कि बैंक तो में भी एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी होता है लाइक 1 साल वाला, है ना, करंट इन्वेस्टमेंट में भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या निकाल सकते हो आप, जब मर्जी तब पैसा निकाल लो। और इसमें जो ब्याज मिलती है ना वो बहुत कम मिलती है, पर इसमें जो ब्याज मिलती है लाइक ब्याज इन से इंटरेस्ट रेट इसमें ज़्यादा मिलता है, और इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, ना के बराबर। आप जो समझ लो कि एक सेविंग अकाउंट ही मान लो इसको, करेंट इन्वेस्टमेंट का लाइक सेविंग पर अलग हो जाता है लाइक, बट उसकी जैसी इंटरेस्ट रहती है लगभग। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या है पैसा जब मर्जी तब निकालो, मतलब आज आप इन्वेस्टमेंट करके आए हो और आज शाम को आपको पैसा चाहिए तो आप तुरंत निकाल लो। तो इसी को बोलते हैं रेडिली अवेलेबल, या फिर जो भी था वो रेडिली, नेचर क्या है इसका, रेडिली रियलाइजेबल, जब मर्जी तब आपको पैसा मिल जाएगा। चलिए आगे डेटर्स को देखें। दैट सम टोटल और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट विच द कस्टमर ओ टू द बिजनेस, ठीक है, फॉर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट और सर्विस रेंडर्ड और इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इज नोन एज सन्ड्री डेटर। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई अमाउंट जो कस्टमर को क्या है
हमको देना है। कस्टमर क्या है, ओ करता है, ओ करना मतलब वो देनदार है या कर्जदार है। किसका, कस्टमर किसका कर्जदार है, बिजनेस का। भाई बिजनेस का कर्जदार है तो बिजनेस को वो पैसा लौटाएगा, है ना, ठीक है। तो भाई बिजनेस का कर्जदार क्यों होगा, बिजनेस से उसने कोई ना कुछ परचेज कर लिया होगा माल क्रेडिट पर, या उसने कोई सर्विसेज ली होंगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा फिर, बिजनेस को वो पैसा लौटाएगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उन ऐसे 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 लोगों को या इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, इनको ट्रेड डेटर्स भी बोल सकते हैं, बुक डेट्स भी बोला जाता है कभी कभी, और डेटर्स भी बोला जाता है, ठीक है। डेटर्स मतलब, डेट का मतलब होता है ऋणी, ऋण, ऐसा लिखते हैं ना, ऋण हिंदी में, और डेटर्स का मतलब हो गया फिर ऋणी, है ना, ठीक है। तो ऋणी का मतलब कि जो जिसको पैसा देना है, मतलब कर्जदार, देनदार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। डेटर आर दोज पर्सन फ्रॉम हुम अ बिजनेस हैज़ टू रिकवर मनी। देखिए वही सिंपल भाषा में यहाँ पे क्या लिख दिया, वही लिख दिया कि डेटर ऐसे लोग हैं जिससे बिजनेस को क्या करना है, पैसा वापस देना है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स हो, या तो उसको गुड्स बेचा होगा क्रेडिट पे, या फिर उसको कोई सर्विस दी होंगी क्रेडिट पे, ठीक है। अब डेटर्स को हमने क्लासीफाइड किया है, भाई कुछ अच्छे डेटर होते हैं, है ना, हमसे भी तो लोग वह पैसे ले जाते हैं उधार पे, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना मांगे दे देते हैं, मतलब अपनी आप दे देंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो मांग के भी नहीं देते हैं, है ना। तो जो बिना मांगे दे दे पैसा, वो कौन सा हो गया, वो गुड डेटर हो गया। तो ऐसे लोगों पर हमें वो पूरा विश्वास है कि हमारा जो पैसा है वो रियलाइज हो जाएगा, हमारी जो डेट है, जो भी ऋण चल रहा है उस पर, वो हमको मिल जाएगा। डाउटफुल डेट ऐसी होती हैं लाइक कि वो लेके गया था 10 दिन के लिए, बोला था कि भाई 10 दिन बाद पक्का दे दूंगा, ठीक है। आज कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हम उसे फ़ोन करने बोला 1 या 2 दिन और रुक जा, 1 या 2 दिन और रुक जा। तो ऐसे केस में हमें क्या लगता है कि पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो हमको क्या लगता है कि डाउटफुल डेट से मतलब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अब 15 या 17 दिन तक हमें लग रहा है और हार्डली हमें 20 दिन तक लग रहा है, ठीक है। फिर भी हम उसके पास 30 दिन तक मांग रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद दे 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 दे, बट वो नहीं दे रहा है। जो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, है ना, जैसे हम आपस में किसी को कर्जा दे देते हैं ना, तो कर्जे वाला, लेने वाला क्या कहता है, भाई मैं 2 दिन में दे दूंगा वापस, पर उसके 2 दिन कभी नहीं होते हैं ना। जिसने भी आज तक पैसा उधार दिया उसका पैसा कभी लौटा नहीं है, ठीक है, बल्कि संबंध और ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो इससे अच्छा है कि किसी को कर्जा मत दो, ठीक है। चलिए, है ना, कर्जा दे के तुम बुरे बनो, कर्जा ना दे के बुरे बनोगे एक बार, और कर्जा दे के बुरे बनोगे तुम 100 बार। क्यों? क्योंकि आप उससे कम से कम 100 बार तक आदे करोगे ना, और हो सकता है फिर आप कर्जा लेने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का भी यूज़ करो जो नहीं करने चाहिए, और फिर उसी से क्या होगा, आप एक बार नहीं 100 बार जब मांगने जाओगे तो 100 बार गलत शब्दों का यूज़ करोगे, और 100 बार गलत शब्दों का यूज़ करोगे तो 100 बार बुरे बनोगे, ठीक है। ये एक अच्छी बात सीखी हमने, है ना। चलिए, और बैड डेट क्या है? बैड डेट ये है कि सपोज़ करो कि अब 30 दिन हो गए, उससे मांगे जा रहे नहीं दे रहा, तो हमें अब पता चल गया कि वो अब देगा ही नहीं, है ना। और जब नहीं देगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, बैड डेट लिख देंगे, ठीक है। ये तो हमने अपनी भाषा में समझा, बट किताबी भाषा में इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत अलग होता है। ऐसा नहीं होता है लाइक कि मैं जैसे बोला 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है। क्रेडिट पीरियड ही कम से कम 2-3 महीने का होता है ना, उसके बाद भी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और एक आपका कंसेप्ट है लाइक NPA का, है ना, ये भी पढ़ेंगे हम कि कब NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है ना। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कितने दिन का टाइम पीरियड रहता है कि गुड डेटर्स, बैड डेटर्स, और उसके बाद फिर NPA बना देंगे उसको बैड डेट्स के बाद, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे, पर ये इसका टॉपिक नहीं है, ये शायद
है अकाउंट में एक चैप्टर आता है लाइक बैंकिंग वाला, तो उसमें आता है, अगर आपके कहीं किसी पार्ट में होगा तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। बट इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दी। इसकी फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। चलें, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वाइल ascertaining द डेटर्स बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड सर्टेन एडजस्टमेंट मे हैव टू बी मेड। मतलब ये वही वाली बात हो गई भाई कि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं ना एंड में 11-12 में बनाए होंगे, तो आप एडजस्टमेंट नहीं करते थे, बैड डेट्स घटाते थे, है ना, डिस्काउंट अलाउड घटाते थे, रिटर्न इनवर्ड ये तो सेल्स में से घटाते थे, है ना। तो वो सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं डेटर्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ऐसा ही क्रेडिटर है। क्रेडिटर इज़ अ पर्सन, क्रेडिटर कौन हो गया है, डेटर तो हमारा क्या हो गया था, देनदार, है ना, और सॉरी डेटर हो गया आपका लेनदार, क्रेडिटर हो गया देनदार, इसको हमें पैसा देना है ना। हाँ, एक क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम द बिजनेस ओज मनी। बिजनेस ओज मनी मतलब बिजनेस कर्जदार है, किसके पैसे का, सप्लायर का या क्रेडिटर का, ठीक है। मनी पेबल टू अ सप्लायर ऑफ गुड्स और प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। क्रेडिटर आर जनरली क्लासिफाइड एज करेंट लायबिलिटी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है। क्रेडिटर और सप्लायर एक ही होता है, लाइक मतलब कि हमने अभी तो माल खरीदा होगा ना, लाइक गुड्स खरीदा होगा कहीं ना कहीं से क्रेडिट पे, तो हमें जब बिजनेस को उसका पैसा देना है तो वो क्या हो गया, हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, ठीक है। चले आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके लिए एक हम अलग से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका अलग चैप्टर है, लाइक इसके साथ हमें कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट भी डिस्कस करनी है, तो मैं वहाँ पे करा दूँगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट में वहाँ पे डिस्कस करा दूँगा। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो इसे रीड कर लेना, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे बहुत इजी कंसेप्ट है, समझा दूँगा बाद में, ठीक है, ओके। क्योंकि बाद में कराना ही है वो चैप्टर, अभी 2-3-4 क्लासेस बाद वो कराना पड़ेगा, उसमें 1 घंटे की वीडियो बनेगी, उसमें पूरे एग्जाम्पल्स वगैरह और सब उसके साथ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लेके चलना पड़ेगा, तो मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे डिस्कस करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए, बैलेंस शीट, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने बताया था ना कि बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, किसकी, बिजनेस एंटिटी की। कब पता चलती है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये याद रखना कि बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ एक दिन की होती है, लाइक किसी एक दिन को दर्शाएगी, लाइक द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये लास्ट डे ऑफ आपने जो सा आपका फाइनेंशियल, जो भी आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लास्ट डे की होती है, ठीक है। पीरियड वाइज नहीं होती बैलेंस शीट, ठीक है। पीरियड वाइज क्या होता है आपका, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये सब पीरियड वाइज बनते हैं, ठीक है। ये पूरे पीरियड को दर्शाएंगे, लाइक पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग को दर्शाएंगे। बट जो बैलेंस शीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक डेट को, लास्ट डेट को जनरली बनती है, उसी पे दर्शाई जाती है। इट लिस्ट ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। भाई सीधी बात है, ये हमने बता ही दिया था बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस स्टेटमेंट एग्जिबिट्स द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस। अब क्या है स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस, मतलब इस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चलता है कि जो बिजनेस के, मतलब बिजनेस के अफेयर्स हैं, बिजनेस के अफेयर इन द सेंस बिजनेस का जो लेन देन है बाहर वालों से, है ना, कि बिजनेस की पूरा खाका बता देता है। जो स्टेटमेंट बिजनेस के पूरी चीज़ों को आपके साथ उजागर कर देता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट पे सिर्फ, ठीक है। इट डिस्क्राइब दैट व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि बिजनेस में अपना खुद का क्या है, मतलब हम पे खुद के कितने एसेट्स हैं, ठीक है, और बिजनेस को बाहर वालों को कितने देने हैं, लाइक लायबिलिटीज बिजनेस पे कितनी है, ठीक है, और कैपिटल कितनी है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिजल्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस
ऑफ इनकम स्टेटमेंट। और ये कब बनता है? ये तब बनता है लाइक जब आप इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जब हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं या इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। दिस अकाउंट शोज द रेवेन्यू अर्नड बाय द बिजनेस, रेवेन्यू इन द सेंस इनकम अर्नड बाय द बिजनेस एंड द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द बिजनेस टू अर्न द रेवेन्यू। मतलब इस अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा कि बिजनेस ने टोटल कितना रेवेन्यू कमाया है, लाइक उसने सेल कितने की है, उसने अदर इनकम कितने की है, ठीक है, और उसने टोटल खर्चे कितने की हैं। ठीक है, दिस इज प्रिपेयर्ड। नहीं देखो, बैलेंस शीट तो आपको चीज़ें बता रही हैं कि हम पे सॉलिड चीज़ें क्या क्या हैं, है ना, सॉलिड फिगर बताती है वो एक्सपेंस नहीं बताएगी कि बैलेंस शीट में, वो सब चीज़ें नहीं बताएगी। और जो मतलब जो इन डिटेल चीज़ें होंगी वो कहाँ से पता चलेंगी आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, दिस इज प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। मैंने कही थी ना, ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनेगा और ये पर्टिकुलर डेट पे बनेगी। ठीक है, याद रखना। विच कुड बी अ मंथ, क्वार्टर, अ हाफ ईयर और अ ईयर। मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, हाफ ईयर और ईयर वाइज। वैसे जनरली ईयर वाइज भी बनता है। ठीक है, द नेट रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो प्रॉफिट एंड और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। और इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या होता है? या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे है टॉप पॉइंट है आपका, ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ द डिस्काउंट यूजुअली अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर। ठीक है, एक ऐसा डिस्काउंट जो होलसेलर रिटेलर को देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, ये डिस्काउंट जनरली दिया जाता है लाइक जब एक लिमिट से ज़्यादा गुड्स परचेस करता है, जब रिटेलर, तो होलसेलर उसको क्या दे देगा? होलसेलर उसको दे देता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है लाइक कि जब सपोज करिए एक होलसेलर है, ठीक है, तो होलसेलर तो बहुत सारा सामान रख के बैठा रहता है और उसको क्या, वो जनरली रिटेलरों को ही बेचता है होलसेलर का वैसा, बट ऐसा नहीं है कि वो औरों को नहीं दे सकता है, कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं बेच सकता। कंज्यूमर आएगा तो कंज्यूमर को भी पे कर देगा, मतलब सामान दे देगा, बट एक लिमिट में बेचता है। तो होलसेलर का जनरली टारगेट ये होता है कि वो लॉट में बेचे सामान। ठीक है, वो आपको एक आध यूनिट में नहीं देगा, वो आपको लॉट में देगा। तो चक्कर यह होता है कि जब एक लिमिट से ज़्यादा गुड्स जब परचेज करता है रिटेलर, तो होलसेलर कह देता है कि लाइक मैं तुमको 2-4-5-10% का मैं तुमको दे दूँगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ कंप्यूटेड ऑन द लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो काय पे कंप्यूट होता है जी? कहीं ना कहीं पहले आ चुका है ये पॉइंट, इस पर याद रखेंगे कि लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट प्राइस टीवी का दे रखा है 16,000, होलसेलर ने कितने का डिस्काउंट दिया? 20% का रिटेलर को। अब रिटेलर विल गेट इट फॉर 11,000 एंड इज एक्सपेक्टेड टू सेल इट टू फाइनल कस्टमर एट द लिस्ट प्राइस। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिटेलर को डिस्काउंट मिल गया पर कंज्यूमर को तो वो 16,000 में ही देगा ना, बट इस 11,000 कैसे आया? ये फिगर यहाँ पे गलत है। 16,000 का हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा 10% 1,600, 20% हो जाएगा 3,200। 3,200 माइनस कर देंगे इसमें से, 3,200 माइनस के 3,000 गए 13,000, 13,000 में से 200 गए तो 12,800। यहाँ पे जो आएगा, जहाँ पे जो 11,000 की वजह यहाँ पे 12,800 आएगा। ठीक है, तो उसको कितने में मिल जाएगा रिटेलर को टीवी? 12,800 में, बट वो कंज्यूमर को वो कितने में बेचेगा? वो पूरा 16,000 में बेचेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है। Thus the trade discount enables the retailer to make profit by selling at the list price। भाई वो लिस्ट प्राइस पे बेच के प्रॉफिट कमा लेगा, जी तो सीधी सीधी बात है। हाँ,
ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मेन पॉइंट है, सभी चीज़ों को रफ करो। जो मेन पॉइंट है उसको देखो। एक तो मेन पॉइंट मैंने ट्रेड डिस्काउंट को बता दिया कि जब लिमिट से ज़्यादा परचेज़ करनी होती है तो ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करता है एक होलसेलर रिटेलर को। ये एक पॉइंट एक याद रखना। दूसरा ये कि लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। और तीसरा ये इम्पॉर्टेंट है, एक ऐसा MCQ में क्वेश्चन बनता है लाइक कि कौन सा ऐसा इनमें से कौन सी चीज़ें जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, उसमें कैश डिस्काउंट डाल के दे देंगे, ऑप्शन ट्रेड डिस्काउंट डाल के दे देंगे, और भी बहुत सी चीज़ें डाल के दे देंगे, एक आध ऑप्शन और दे देंगे। तो उसमें से ये बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन चुका है पहले, इसलिए आप एक बार देख लेना। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यूज़ ओनली। तो नेट वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड होंगे। नेट वैल्यूज़ मतलब 16,000 पे ही रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजेक्शन की। सॉरी 16,000 पे का को 16,000 पे नहीं होगी, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी आपकी। अभी हमने निकाली थी ना, कितने पे हुई? 12,800 पे। तो 12,800 का ही था, उस पर टीवी बेच रहा तो 12,800 का ही पड़ा। ठीक है, यहाँ पे 12,800 कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिमिटेशंस और देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। उसके बाद हम चलते हैं गुड नाइट करके, कल बनाएंगे फिर अगली वीडियो। ठीक है, लिमिटेशंस देख लेंगे अकाउंटिंग की। देयर आर सर्टेन मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है, मैं इसको कहेंगे लाइक भ्रांतियाँ इन द सेंस कि लाइक ऐसी मिसकंसेप्शन है, लाइक नेगेटिव थॉट्स हैं किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। यही लिमिटेशंस अकाउंटिंग। A common man presume that an income statement shows the correct income or loss of the enterprise। मतलब मिसकंसेप्शन ये है कि सब जने उसको सच मानते हैं। मिसकंसेप्शन ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट धोखा दे रहे हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि हर एक इंसान जब भी बैलेंस शीट देखेगा, इनकम स्टेटमेंट देखेगा, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सच है। तो ये कॉमन मैन जब भी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि जो इनकम स्टेटमेंट इनकम बता रहा है वो करेक्ट इनकम है, या बैलेंस शीट जो ट्रू और फेयर पिक्चर दे रही है फाइनेंशियल स्टैंडिंग की, मतलब स्टेट ऑफ अफेयर के बारे में बता रही है किसी एंटरप्राइजेस की, वो क्या है, वो एक्चुअल है, वो सही है। एक कॉमन मैन ऐसा सोचता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी कॉमन मैन की। ठीक है, आगे देखते हैं। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट द अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज हैज़ इट ओन लिमिटेशन। भाई अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ही तो है, और हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग की भी अपनी लिमिटेशन है। द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस कॉन्स्टेंट। ठीक है, विद इन विच द अकाउंटिंग वर्क्स। कहने का मतलब है कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, जो कि इसमें जो फिगर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं झोल झाल हो सकता है। ठीक है, द अजम्पशन एंड कन्वेंशंस ऑन विच द अकाउंटिंग इज बेस्ड। अजम्पशन और कन्वेंशन क्या होते हैं? अजम्पशन और कन्वेंशन वो होते हैं मतलब लाइक कि जिनको मान के, जिन प्रिंसिपल्स को मान के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हैं ना, उनको बोला जाता है एजम्पशंस और कन्वेंशंस। ठीक है, उसके भी अपने लिमिटेशंस है कुछ। और उसके बाद क्या कह रहा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नेवर फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी फैक्टर। इधर दो चीज़ें मैं समझा देता हूँ, सब्जेक्टिविटी फैक्टर और ऑब्जेक्टिविटी फैक्टर। अरे यार, खाली मिलेगा पेज, नहीं मिलेगा आज। ये समझ लो, जब भी ये आए सब्जेक्टिविटी और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ नीचे और पूछ लेता हूँ तुमसे। अच्छा चलिए, ये बताओ जी क्या है, जी मैंने किस चीज़ की फिगर बनाई है? एक मिनट रुको, रंग भर दूँ इसमें? कौन सा भरूँ? लाल भरते। अरे चलो, मान लो ये पूरे में ही भरा हुआ है। अब इसमें पूरे में नहीं भरा जा रहा, बहुत टाइम लगेगा। आप मान के चलो, आप सपोज करो ये पूरे में लाल लाल है। आपके अकॉर्डिंग ये क्या है?
आई वॉन्ट टू नो कि आपके अकॉर्डिंग ये क्या है। चलिए यहाँ पे मैं 2-3 जनों का नाम लेके चल रहा हूँ। लेट सपोज मान रहे हैं हम, ठीक है, एक आकाश नाम का बंदा है, उसने बोला कि ये क्या है, ये है एप्पल, ठीक है, आकाश ने बोला, ठीक है। शुभम ने बोला कि नहीं ये क्या है, ये है जी टोमेटो, ठीक है। और एक रिया नाम की लड़की है ना, उसने बोला जी ना तो टमाटो है और ना जी एप्पल है। उसने बोला जी ये इन दोनों में से कुछ नहीं है। उसने कुछ और बोल दिया, लाइक कुछ और किसी और चीज़ का नाम ले लो, लाइक उसने बोल दिया लाइक ये वो आते हैं ना आड़ू टाइप के आते हैं, क्या आते हैं जो पटनी टॉप साइड मिलते हैं, क्या कहते हैं मैं तो भूल गया, वो कुछ भी, लाइक उसने बोला कि ये इन दोनों में से कुछ नहीं, ये कुछ और है, ठीक है। तो अब ये तीनों ने अलग अलग बात कही, तीनों ने क्या कही, अलग अलग बात बोली इसको लेकर, ठीक है। बट एक्चुअल में ये था क्या, इसको बता देते हूँ। लाइक ये था टोमेटो, ठीक है। एक्चुअल में ये था टोमेटो, बट जब किसी को बोला गया कि ये क्या है, तो आकाश ने बोला एप्पल है, शुभम ने बोला टमाटो है, और रिया ने बोला कि मुझे नहीं पता क्या है। उसको भी लगा पर इन दोनों में से कुछ नहीं, उसे ऐसा लगा। तो इस तरीके की जो ओपिनियन है, इस तरीके की जो थॉट है, लाइक आकाश ने इसको देख के कुछ ना कुछ सोचा होगा, इस फिगर को देख के उसके दिमाग में कुछ आया होगा, तो उसने बोल दिया कि भाई ये एप्पल जैसा लग रहा है। उसको लगा, उसे एप्पल लगा तो उसने एप्पल बोल दिया, ठीक है। शुभम को लगा कि ये टमाटर जैसा लगा तो उसने टमाटर बोल दिया। रिया को इन दोनों में से कुछ नहीं लगा तो उसने कुछ नहीं बोला। तो इस तरीके की ओपिनियन जिसमें है ना, जिसमें क्या होती है, आपकी पर्सनल फीलिंग्स या याद के लिए हम लिखेंगे और ओपिनियंस इन्वॉल्व हों, उनको बोलेंगे हम सब्जेक्टिविटी अप्रोच, है ना। और इधर नॉट इन्वॉल्व पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस, नॉट इन्वॉल्व पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियन, बट इधर लिख देते हैं ओनली फैक्ट। तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे वो हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच, ठीक है। समझ में आया जी? चलिए तो लिमिटेशन पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अब समझ में आ जाएगा आपको, है ना। एक्चुअल में मेरे को क्या है ना, कोई भी चीज़ होती है ना तो मेरे को डिटेल में जाने तब मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, लाइक कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ही एलेबोरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को बता देना कमेंट करके, लाइक मैं फिर चीज़ों को जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश किया करूँगा। तो क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नेवर फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी फैक्टर एज दीज आर लार्जली द आउटकम ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। भाई बना तो वो कोई ना कोई ह्यूमन ही दिया है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर कर रहा है वो अकाउंटेंट ही तो है। और भाई हर इंसान की अपनी एक पर्सनल थिंकिंग होती है, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपनी पर्सनल ओपिनियन है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपनी पर्सनल ओपिनियन को उसमें नहीं घुसाएगा बनाते वक्त। भाई वो उसको यूज़ कर सकता है, लाइक वो अपनी सब्जेक्टिविटी थॉट को यूज़ कर लेगा ना, है ना। विद रिगार्ड टू द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी,
अब उसने मान लो अपनी सब्जेक्टिविटी थॉट के हिसाब से उसको कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करनी थी, बट उसने कुछ और यूज़ कर ली। तो कहने का मतलब है कि इस जगह पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बाइस्ड हो जाएंगे, वो पक्षपाती हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अकाउंटेंट की क्या है, अपनी एक सब्जेक्टिविटी अप्रोच लग गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन है। द फैक्टर विच में बी रेलिवेंट एसेसिंग द वर्थ ऑफ एंटरप्राइजेज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स। मतलब एक एंटरप्राइजेज के बारे में जो मतलब जो रेलिवेंट एसेसिंग वर्थ है, मतलब उसकी जो वाकई में जो वर्थ है एक एंटरप्राइज की, उसको हम अकाउंट्स में जगह ही नहीं दे रहे हैं। एज ए कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे आपको पता है, लाइक अब हम बात करें गूगल की, ठीक है, इन्फोसिस की बात करें, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, लाइक गूगल, इन्फोसिस। अब मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पड़ोस में कोई हो या आपसे कोई कहे एकदम से आपको, लाइक आप किसी से मिलो, लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपकी पहली मीटिंग है, और वो इंसान आपसे बोले कि लाइक मैं गूगल में क्या हूँ, इंजीनियर हूँ। कौन सा वाला? सॉफ्टवेयर वाला। ठीक है, तो आपके दिमाग में उसके लिए क्या धारणा बनेगी? यही तो बनेगी कि यार इसके अंदर ये काफ़ी एड्रॉइट होगा, काफ़ी एड्रॉइट पर्सनैलिटी होगी इसकी। एड्रॉइट पर्सनैलिटी इन द सेंस स्किलफुल पर्सनैलिटी, इसमें बहुत सारी स्किल्स होंगी, है ना। ये काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, है ना। अब इसका कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि लाइक वो खुद कह रहा है कि लाइक मेरा 20 लाख का पैकेज है, 20 लाख पर एनम का पैकेज है। तो अब हम क्या सोच रहे होंगे, लाइक कि जब इसको 20 लाख कंपनी दे रही है तो ये कम से कम कंपनी को 50 लाख रुपए कमा के तो दे रहा होगा सालाना, बल्कि 100 लाख ही दे रहा होगा, लाइक 1 करोड़ दे रहा होगा, है साल के कमा के, तभी तो कंपनी इसको 20 लाख का पर एनम का पैकेज दे रही है, उनका कोई ना कोई। तो जब हम इन चीज़ों को भाई, तो ये कंपनी के क्या है, ये कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल एसेट क्या है ना उनके लिए। भाई कंपनी कमा तो इन्हीं की बदौलत रही है ना, है। जब माइक्रोसॉफ्ट है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट में आप देखते हो रोज़ाना अपडेशन आ जाते हैं, कभी विंडो 11, कभी विंडो 7, 8, 9, 10 नए वर्जन आ रहे हैं, है ना। अब एंड्रॉयड है, उसके वर्जन आ रहे हैं। तो क्या ये अपने आप पैदा थोड़ी ना हो रहे हैं एंड्रॉयड के वर्जन, कुछ जेनेटिक मटेरियल थोड़ी ना है कि 8 से 9 अपने आप हो गया, कन्वर्ट हो गया, 9 से 10 हो गया, 10 से 11 हो गया। भाई ये वहाँ पे काम करने वाले लोगों की वजह से ही तो अपडेशन हो रहे हैं। तो अब ये क्या है, एक बेनिफिशियल एसेट्स है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी इन्हीं की बदौलत तो कमा रही है। बट इनको जो हम फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी मनी वर्थ नहीं है ना कोई। हम इनको तोल नहीं सकते ना पैसों में कि लाइक कि बताओ कि आपकी कितनी मनी वर्थ है। तो यही बात वो उस पॉइंट में लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है कि हम एंटरप्राइजेज में मतलब बहुत सी चीज़ों की वर्थ नहीं लगा सकते कि उसकी वर्थ क्या है एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उन्हें हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फैक्टर है, लॉयल्टी, स्किल्स ऑफ पर्सनल इन द सेंस वर्कमैन, विच मे बी द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर एंटरप्राइजेज दीज डेज। जी आजकल के दिनों में एंटरप्राइजेज के लिए क्या है, ये बहुत ही मतलब वैल्यूएबल एसेट्स हैं, क्योंकि पूरी संस्था इन्हीं की बदौलत कमा रही है, अपना बिजनेस उनका टिका हुआ वो इन्हीं की बदौलत टिका हुआ है ना। बट स्टिल हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन देखते हैं, बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट जो है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि बैलेंस शीट आपने जो बनाई वो किसी एक ही दिन के बारे में आपको स्टेट ऑफ अफेयर के बारे में डिक्लेयर कर रही है, सिर्फ एक दिन के बारे में बता रही है कि भाई कि आज के डेट में एट द लास्ट डे ऑफ द बिजनेस कंपनी की क्या औकात है ना। और फ्यूचर की डेट पर
नहीं बता रही है। लाइक मतलब 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है, तो उसी दिन के बारे में बता रही है कि लाइक आज के दिन में एक कंपनी के पास जो सॉलिड चीज़ें हैं वो जितनी है, और सॉलिड जो देनदारी देनी है वो इतनी है, और जो देनदारी है वो इतनी है और लेनदारी इतनी है। ठीक है ना। फ्यूचर डेट के बारे में नहीं बता रही है। वाइल द यूजर्स ऑफ अकाउंट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। भाई पर यूज़र को क्या चाहिए? यूज़र को आज से मतलब थोड़ी ना है, यूज़र को तो फ्यूचर से मतलब है ना, कि फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी, ग्रो करेगी, और यूज़र्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो इन्वेस्ट करके फ़ायदा ले सके, है ना, इन द लॉन्ग रन एंड नॉट फॉर द पास्ट डेट। उसे पास्ट डेट से थोड़े ना मतलब है कि पास्ट में कंपनी ने क्या क्या नहीं किया। पास्ट में तो ऐसा बहुत सी कंपनी आई जो फ्यूचर में जाके बंद हो गई, है ना। चलिए ये भी एक लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन देखते हैं, अकाउंटिंग इग्नोर द चेंज इन मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन, है ना। अब अकाउंट्स में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जिस भी कॉस्ट पे हमने एक्चुअल परचेज किया है, हम सालों दर साल पीरियड बाय पीरियड उसी कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? चीज़ें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। सपोज करो कि आज आप एक मशीन लेके आए, वो आपको पड़ी है 1 करोड़ की, है ना। वही मशीन अगले दिन या नेक्स्ट मंथ वही मशीन की मार्केट वैल्यू हो गई आपकी 1,50,00,000। तो क्या मार्केट वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए? कायदा तो यही कहता है कि भाई आपकी वेल्थ बढ़ गई ना 50 लाख से, बैठे बैठे बढ़ गई। बट अकाउंट कहता है नहीं, आपको वो एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। महंगाई बढ़े चाहे कुछ भी बढ़े, चीज़ों के दाम बढ़े, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। अगला, देयर आर ओकेजन व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। ये वाला पॉइंट हम अकाउंटिंग उसी में देखेंगे, अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे ना प्रिंसिपल्स, तो हम देखेंगे कि आपस में प्रिंसिपल्स भी टकरा जाते हैं, है ना। मतलब एक प्रिंसिपल्स में बोला है लाइक कि आपको इस तरीके के अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, है ना। ठीक है। और दूसरे प्रिंसिपल्स में कुछ और बोल रखा है, तो वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स। तो ये भाई ये तो बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई। ठीक है। अगली लिमिटेशन है, सर्टेन अकाउंटिंग एस्टीमेट डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। वही पर्सनल जजमेंट आ गया, सब्जेक्टिव व्यू, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब अकाउंटेंट अपनी मर्जी से बनाना है ना, तो इस बार पिछली बार उसने लाइक लगाया कि 5% का हम प्रोविज़न लेके चल लें, इस बार उसका मन करा उसने 10% का बना दिया। ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, पिछली बार उसने मान लो SLM ले रखा था, स्ट्रेट लाइन मेथड ले रखा था, इस बार वो सोचा WDV मेथड यूज़ कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू को उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया और कैपिटल को रेवेन्यू। भाई अकाउंटेंट का अपना वही वाली आता है नहीं कि सब्जेक्टिव व्यू, है ना। सेलेक्शन ऑफ मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS2 आ गया जी। इन्वेंट्रीज को किस पे रिकॉर्ड कर रहा है, कॉस्ट पे या NRV पे, है ना। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अब वो यहाँ पे क्या आ गई, अकाउंटेंट की खुद की बुद्धि आ गई, लाइक कि वो उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच है कि भाई वो किस बेसिस पे कौन सी पॉलिसी लगाता है, क्या कर देता है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से लिमिटेशन हो गई। अगला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर दोज एसेट विच आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम वही एसेट डालेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में है, जिनकी पैसे में औकात है, उन्हीं स्टेटमेंट को वो डालेंगे, मतलब उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, वही वाली बात है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब भाई इंसान की भी तो अपनी वैल्यू है, वो भी तो आपको कमा के दे रहा है ना, उसकी कोई औकात नहीं है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइजेज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक बहुत ही वैल्यूबल एसेट है, बट उसको शो नहीं करेंगे। देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड फार्मूला फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन मॉनेटरी टर्म्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आप एक इंसान की वर्थ कैसे बताओगे कि भाई वो 2 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 25 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, उसकी क्या वैल्यू है। ऑल्दो उसकी वैल्यू है, बट कैसे बताओगे, नहीं बताओगे ना, तो अकाउंट्स में इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है।
एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। ठीक है, अब अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी दे रखी हैं, कुछ आइटम्स के लिए अलग अलग पॉलिसी दे रखी है, बट अब इस बार हमने ये पॉलिसी यूज़ कर दी, अगली बार कोई और पॉलिसी यूज़ कर दी, तो इससे क्या हो जाएगी, इससे मैनिपुलेशन हो जाएंगे, लाइक इससे संभावना बढ़ जाएगी मैनिपुलेशन की। दो थ्रू वेरियस लॉज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस दीज ऑप्शंस टू मिनिमम बट सर्टेनली कुड नॉट बी रिड्यूस टू 1। मतलब ऐसी कोशिश या एफर्ट्स किए जाते हैं, लाइक लॉज के ज़रिए, लाइक कंपनीज एक्ट के ज़रिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ज़रिए, ठीक है, कि ये सब चीज़ें लाइक मिनिमम हो सकें, कम से कम हो सकें, बट ये कभी नहीं हो सकती, लाइक कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन स्टिल रहेगा, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ कुछ बात करती हैं, कुछ पॉलिसीज़ कुछ बात करती हैं। इन अ नटसेल निचोड़, अब हम निचोड़ निकालें इसका, तो इट कैन बी सेड दैट द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग हैज़ सर्टेन प्रैक्टिकल लिमिटेशन। भाई हर एक लैंग्वेज की अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो अकाउंटिंग की भी लिमिटेशंस हैं। एंड देयरफॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इंटरप्रेटेड केयरफुली कीपिंग इन माइंड ऑल वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ट्रू पिक्चर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमको कैसे पढ़ना चाहिए, इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के कि भाई सारे फैक्टरों को देखते हुए हमें उससे निष्कर्ष निकालने चाहिए। ठीक है, अब ये निष्कर्ष कौन निकालेगा, जिन्हें निष्कर्ष निकालेंगे एंड यूज़र्स। एंड यूज़र मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अलविदा लेते हैं, रात के समय बज रहे हैं 1:56। ठीक है, अब मैं अलविदा लेता हूँ। तो चलिए बने रहिए गुप्तास क्लासेस के साथ, अगली वीडियो में कल पोस्ट करूँगा, याद से कर दूँगा। ठीक है, आप बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, रोज़ाना 2 3 जितनी भी मेरे से हो सकती है मदद, उससे ज़्यादा ही कोशिश करूँगा। बस आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।